हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल दी ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के प्रॉब्लम ले रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 12 प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 13 सॉल्व करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कनेक्टेड बॉडीज का, है ना। तो जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2018 और मई 2013 दोनों बार पूछा हुआ प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ। अ सिलेंडर वेइंग 1000 न्यूटन एंड 1.5 मीटर डायमीटर इज सपोर्टेड बाय ए बीम AB, है ना, of length 6 meter and weight 400 Newton, है ना, as shown in figure. Neglecting friction at all the surfaces of contact of the cylinder, determine नंबर 1 क्या दिया है, wall reaction at D, wall reaction at D फाइंड आउट करना है, और टेंशन इन दी केबल BC का टेंशन फाइंड आउट करना है, और थर्ड वाला हम लोग को दिया है all the support reaction at point A पॉइंट कैसा है, हिंज पॉइंट है, इस हिंज पॉइंट के सपोर्ट रिएक्शंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो देखो प्रॉब्लम में हम लोग को तीन चीजें पूछी है, क्या क्या निकालना है हम लोग को, वॉल रिएक्शन एट डी, है ना, डी पॉइंट का वॉल रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ये एक केबल है केबल BC का टेंशन फाइंड आउट करना है, और ये ए सपोर्ट कैसा है, हिंज सपोर्ट है, इसके रिएक्शन हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सब में पहले तीनों चीजों को हम लोग यहाँ पे लोकेट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सब में फर्स्ट देखो, सब में फर्स्ट क्या होगा हमारा, वॉल रिएक्शन एट डी हम लोग को दिख रहा है, ये वर्टिकल वॉल है ना, और ये कैसा है, वर्टिकल है, तो इसका जो रिएक्शन आएगा वो कैसा आएगा, एग्जैक्टली इसको परपेंडिकुलर आएगा। देखो वॉल वर्टिकल है तो रिएक्शन कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देखने मिलेगा हम लोग को, ऐसा वाला, है ना, जो कि इस वॉल का होगा, इस रोलर का वेट आ रहा है इस वॉल पे, तो वॉल से इसके ऊपर रिएक्शन क्रिएट होगा, रिएक्शन एग्जैक्टली सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, वॉल एग्जैक्टली वर्टिकल है तो रिएक्शन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रहेगा। इसको नाम दे देंगे हम लोग RD, जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। उसके बाद इस केबल, देखो इस केबल पे पूरा वेट आ रहा है, के ऊपर वेट आ रहा है पूरा इस सिलेंडर का, तो पूरा का पूरा वेट इस केबल में आ रहा है, तो केबल में टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन कभी भी कैसे होता है, अवे फ्रॉम दी पॉइंट, तो हम लोग यहाँ पे टेंशन बताएंगे ऐसे, है ना, ये रहेगा हमारा टेंशन, इसको नाम दे देते हैं टेंशन TBC, या फिर सिंपल T बोलो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो TBC निकालना है, RD निकालना है, और क्या निकालना है, सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट A। अभी A पॉइंट पे कौन से सपोर्ट रिएक्शन हो गए, हिंज सपोर्ट है तो 2 सपोर्ट रिएक्शन हो गए, है ना, एक होगा वर्टिकल और दूसरा वाला होगा हॉरिजॉन्टल। अब डायरेक्शन कुछ भी बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन आप ऐसे इसका अपवर्ड बता दो या डाउनवर्ड बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आंसर आएगा, अगर आंसर नेगेटिव आया है तो जो डायरेक्शन आपने बताया है उसको चेंज कर देना, उसका अपोजिट ले लेना। अगर डायरेक्शन मैंने अपवर्ड बनाया सपोज, है ना, अब ये कौन सा मेरा सपोर्ट है, ये A पॉइंट है ना, तो ये आएगा VA, वर्टिकल सपोर्ट एट पॉइंट A, और सेम वे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्रिएट होगा एक, है ना। अब हॉरिजॉन्टल मैंने ऐसे बाहर बताया है ना, तो ये रहेगा मेरा HA, है ना, VA और HA, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट A, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट A, है ना। अब ये रिएक्शन का मैंने जो भी डायरेक्शन बताया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो आप, ओके। अब डायरेक्शन हम लोगों ने ले लिया, सपोज लेट से अपवर्ड डायरेक्शन लिया मैंने, अब मैंने कैलकुलेट किया इसको, कैलकुलेट करने के बाद आंसर अगर मेरा नेगेटिव आता है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, अपवर्ड की जगह क्या बताऊंगा, डाउनवर्ड बताऊंगा, है ना। अब मैंने डायरेक्शन इसका यहाँ पे लेफ्टवर्ड बताया है, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो मैं डायरेक्शन राइटवर्ड बताऊंगा, बाद में चेंज कर दूंगा, ओके। तो डायरेक्शन कोई भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो चलो ये 1 2 3 4 4 चीजें हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक बीम है और दूसरा हमारा सिलेंडर है ना। तो 2 चीजें हैं, तो दोनों का हम लोग को यहाँ पे इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा, वो भी अलग अलग करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो सब में पहले देखो हम लोग को दिया क्या क्या, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। हम लोग को डायमीटर दिया है 1.5 मीटर, मतलब रेडियस कितना रहेगा सिलेंडर का, 0.75, डायमीटर का हाफ होता है, 1.5 डिवाइड बाय 2 करेंगे 0.75 आएगा। इसका लेंथ दिया है AB का, ये पूरे बीम का लेंथ दिया है 6 मीटर, और क्या दिया है, वेट दिया है, वेट ऑफ AB, है ना, वेट ऑफ AB, इस बीम का वेट दिया है, कितना दिया है, 400 न्यूटन दिया है ना। सो वेट कभी भी कहाँ पे, अब बीम का वेट दिया है तो बीम का वेट हम लोग कहाँ पे शो करेंगे, एग्जैक्टली सेंटर में। कभी भी याद रखो, कभी किसी बीम का वेट आपको दिया है तो बीम का वेट हम लोग कहाँ पे लेंगे, बीम के एग्जैक्टली सेंटर में लेंगे, इस बीम के सेंटर में। यहाँ पे पूरा बीम का लेंथ है 6 मीटर, तो 3 मीटर पे आएगा यहाँ पे किधर आप शो कर दो, है ना। मान लो कि ये इसका सेंटर है और यहाँ पे आपको वेट शो करना है, वेट कभी भी कैसा रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ये पक्का याद रखना। भले ही बीम इंक्लाइन रहने दो 45 डिग्री पे, लेकिन वेट कैसा आएगा, डाउनवर्ड ही आएगा, है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचता है नीचे, है ना।
तो इसका वेट दिया है हम लोग को 400 न्यूटन, तो 400 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे एक आ जाएगा, है ना, ये पॉइंट P है। और क्या हो रहा है देखो, अब यहाँ पे देखो सिलेंडर का वेट आ रहा है बीम पे और बीम का वेट आ रहा है सिलेंडर पे, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट रिएक्शन क्रिएट होगी, है ना। अब इंटरमीडिएट रिएक्शन क्रिएट होगी, लेकिन पहले हम लोग सिलेंडर का इक्विलिब्रियम कंसीडर करने वाले हैं। तो सब में पहले मैं सिलेंडर के लिए इसको बताता हूँ। देखो ये इंटरमीडिएट रिएक्शन रहेगी, ये कैसी इंटरमीडिएट रिएक्शन रहेगी, देखो सरफेस को परपेंडिकुलर, देखो इस सरफेस को, मतलब सरफेस अब यहाँ पे क्या है, बीम है, ध्यान देना, बीम से यहाँ पे परपेंडिकुलर रिएक्शन क्रिएट होगी, है ना। अब ये रिएक्शन किसके लिए है, अब मैं सपोज लेट से इसको सिलेंडर के लिए बना रहा हूं, तो सिलेंडर की तरफ रहेगा, पॉइंट की तरफ रिएक्शन होता है ना। इसको मैं नाम दे देता हूं, ये P पॉइंट है ना यहाँ पे, ये इस पॉइंट को हम लोग नाम दिया है P, है ना, तो इसको मैं नाम देता हूं यहाँ पे RP, है ना। अब सेम वे क्या होगा, यहां से रिएक्शन क्रिएट होगी इधर, किसके ऊपर, हमारे बीम के ऊपर भी, बीम के ऊपर इस डायरेक्शन में रिएक्शन क्रिएट होगी, यहाँ पे बताएंगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो, है ना। तो सेम रिएक्शन बीम के ऊपर भी क्रिएट होगी, जिसका वैल्यू सेम रहेगा RP, है ना। ये कैसा इंटरमीडिएट रिएक्शन है, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड में रहेगी RP, इधर भी और इधर भी, दोनों पे, है ना। सिलेंडर से बीम पे और बीम से सिलेंडर पे, क्योंकि इंटरमीडिएट है, सिलेंडर का लोड आ रहा है बीम पे, बीम का लोड आ रहा है सिलेंडर पे, इसके लिए दोनों के ऊपर रिएक्शन क्रिएट होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। अभी देखो ये सारा क्लियर हो गया, सारे फोर्सेस हम लोगों ने शो किए, डिस्टेंसेस हम लोग को पता है, ये कितना है 6 मीटर है, ये एग्जैक्टली हाफ में आएगा पॉइंट, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, है ना, ABCD तक यूज किया हम लोगों ने, यहाँ पे E नाम दे देते हैं, ठीक है। ये है पॉइंट हमारा E पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट E है, तो E से यहाँ तक का डिस्टेंस और E से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर रहेगा, है ना। वो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। सब में पहले हम लोग को सिलेंडर का इक्विलिब्रियम करना है, सिलेंडर का इक्विलिब्रियम करके हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई करना है। देखो लैमिस थ्योरम हम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 3 फोर्सेस दिख रहे हैं, RD है, RP है और 1000 न्यूटन का नॉन फोर्स है, बराबर। 3 फोर्स है, लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए। देखो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। सिर्फ ये वाला एंगल मिल जाएगा तो हम लोग लैमिस थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये एंगल कैसे मिलेगा, ऑलरेडी दिया है देखो प्रॉब्लम में, है ना। मैंने आपको क्या समझाया था, ये वाला है हमारा सरफेस, इसको ये वाली जो RP रिएक्शन है ये कैसी है, ये परपेंडिकुलर रिएक्शन है ना। सरफेस को कभी भी परपेंडिकुलर होती है ना, और सरफेस का एंगल हम लोग को दिया है हॉरिजॉन्टल से 45 दिया है, तो इस परपेंडिकुलर रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। सिंपल याद रखना है। देखो जब भी कोई सरफेस दिया है तो सरफेस का एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल से दिया है, तो इसको जो परपेंडिकुलर रिएक्शन क्रिएट होगी, इस रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना। ये पक्का बात याद रखना है, तो इसलिए यहाँ पे वर्टिकल से एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखो अब ये तीनों फोर्सेस के बीच का एंगल हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर O करेंगे, है ना, और यहाँ से RD और RP फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम, है ना। तो सब में फर्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर O, है ना, और इसका FBD ड्रॉ कर देंगे। FBD में क्या रहेगा, सिर्फ 3 फोर्सेस रहेंगे और एंगल्स रहेंगे। देखो हमारे 3 फोर्सेस है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं मैं, देखो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो देखो ये पहला फोर्स हमारा, ये सेकंड वाला फोर्स रिएक्शन, और ये थर्ड वाला फोर्स है हमारा RP, ठीक है। तीनों के डायरेक्शंस हम लोग यहाँ पे बता देंगे। देखो वेट जा रहा है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि है 1000 न्यूटन का, और ये वाला रिएक्शन आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉइंट की तरफ जा रहा है, ये पॉइंट O है हमारा, ठीक है। ये है RP जो कि अननोन है, और सेम वे रिएक्शन भी आ रही है अंदर की तरफ, है ना। तो ये है हमारा RD, ये दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, है ना। एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल 90 होता है, और ये दोनों के बीच का एंगल है 45 डिग्री, है ना। अब देखो लास्ट प्रॉब्लम में मैंने बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन रहेगी कि 2 फोर्स अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है, तो हम लोग लैमिस थ्योरम एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं, है ना। फोर्स को इधर से उधर ट्रांसमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करना है, जो थर्ड फोर्स है 1000 न्यूटन के लिए आप कौन सा वाला एंगल लोगे, ये वाला एंगल लोगे, अंदर से एंगल लेना, ये बाहर वाला एंगल नहीं लेना, अंदर वाला एंगल लेना। जब 2 फोर्स अंदर की तरफ, एक फोर्स बाहर की तरफ, या 2 फोर्स बाहर की तरफ, एक फोर्स अंदर की तरफ, ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा। सो थर्ड फोर्स जो मिडल वाला फोर्स है उसके लिए एंगल आप ऐसे अंदर से लोगे, है ना। तो दोनों का एडिशन 90 प्लस 45 मतलब क्या हो जाएगा, 135 डिग्री का एंगल लेंगे हम लोग, किसके लिए, 1000 न्यूटन के फोर्स के लिए, फॉर दी लैमिस थ्योरम, है ना। सो चलो लैमिस थ्योरम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लैमिस थ्योरम। सो लैमिस थ्योरम क्या बोलता है, देखो सब में पहले RP को लिख देते हैं, है ना, RP अपॉन, है ना, साइन ऑफ, है ना, RP को छोड़ दो
1000 और आरडी के बीच का एंगल कितना है 90। तो नीचे लिख देंगे हम लोग 90 इज इक्वल टू, अब बीच में नॉन फोर्स लिखते हैं, नॉन फोर्स है हमारा 1000 न्यूटन का जो कि वेट है ना, अपॉन साइन ऑफ 1000 को छोड़ दो, आरडी और आरपी के बीच का एंगल अंदर से लेना है ना, कितना है 135, दोनों का एडिशन है ना, कितना आ गया साइन ऑफ 135 इज इक्वल टू, अब आरपी हो गया, बचा क्या आरडी, तो यहां पे लिख देंगे आरडी अपॉन है ना साइन ऑफ, आरडी को छोड़ दो है ना, 1000 और आरपी के बीच का एंगल कितना है 45, तो यहां पे लिख दो 45। ओके, अब इन दो इक्वेशंस का यूज करेंगे और आरपी को निकालेंगे। देखो यहां पे साइन 90 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो देखो आरपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000 अपॉन साइन ऑफ 135 इंटू, ये साइन 90 डिवीजन का इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, साइन ऑफ 90 है ना। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको आरपी का वैल्यू मिल जाएगा 1414.21 न्यूटन है ना, ये मिल गया हम लोग को आरपी का वैल्यू। देखो एक वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, आरपी का वैल्यू मिल गया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आरपी हम लोग को मिला है 1414.21 न्यूटन है ना। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये दो वैल्यूज को, ये दो इक्वेशंस को यूज करेंगे और आरडी निकालेंगे है ना। साइन 45 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा है ना। सेम इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो 1000 अपॉन साइन ऑफ 135 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आरडी अपॉन साइन ऑफ 45, आरडी निकालना है, सो आरडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन साइन ऑफ 135 इंटू, ये साइन 90 डिवीजन का इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा है ना, और साइन ऑफ 45 हो जाएगा है ना। अब ये सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको आरडी का वैल्यू मिल जाएगा 1000 न्यूटन है ना। सो आरडी का वैल्यू मिला हम लोग को 1000 न्यूटन है ना, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आरडी मिल गया 1000 न्यूटन है ना। अभी दो अननोन हम लोग को मिल चुके हैं, आरडी मिल गया, आरपी मिल गया। अभी अपने को ये सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं, बीम के एच ए और वी ए का वैल्यू निकालना है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी बीम का इक्विलिब्रियम हम लोग को कंसिडर करना होगा। सो हम लोग बीम का डायग्राम इधर अलग से ड्रॉ करेंगे और उसका इक्विलिब्रियम कंसिडर करके आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं है ना। तो चलो सब में पहले बीम को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए ये वाला पोर्शन में रफ कर देता हूँ यहाँ से। देखो तो बीम का मैंने यहाँ पे एफबीडी ड्रॉ करके रखा है। एफबीडी के लिए हम लोग यहाँ पे पूरा बीम का दो लाइनें ड्रॉ करेंगे, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे ना। एफबीडी में स्ट्रक्चर का सिर्फ सिंगल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये वाला पॉइंट है हमारा ए है ना, ये वाला पॉइंट है हमारा ए, ये ए बी हमारा क्या है बीम है। इसके ऊपर अभी सब में पहले ये सपोर्ट रिएक्शन ए पे जो दो सपोर्ट रिएक्शन है वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। ये एंगल 45 है वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे पी पॉइंट पे कौन सा रिएक्शन आ रहा है, इंटरमीडिएट रिएक्शन आरपी। आरपी सिलेंडर ओ के लिए अंदर की तरफ है, तो सिलेंडर हमारे जो बीम है, बीम के लिए कैसा रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा ना, बीम के ऊपर आएगा ना, टुवर्ड्स द पॉइंट है ना। रिएक्शन कभी भी टुवर्ड्स द पॉइंट होता है। और ये इंटरमीडिएट रिएक्शन है, मैंने पहले ही बताया था ना, दोनों के लिए उसका वैल्यू सेम रहेगा। तो यहाँ पे एक्ट होगा हमारा आरपी। आरपी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, देखो कितना है 1414.21 है ना। तो यहाँ पे मैं इसका डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ 1414.21 न्यूटन। ये क्या है, ये है हमारा आरपी है ना। आरपी नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट वैल्यू लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। आरपी आ गया। उसके बाद ये वेट है हमारा, वेट कितने का है, वेट हमारा 400 न्यूटन का है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखो ये वेट दिया है हम लोग को 400 न्यूटन का वेट है, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर देंगे। और वेट कहाँ पे, बीम का वेट है, बीम का वेट बीम के सेंटर में आएगा। टोटल बीम का लेंथ है 6 मीटर। तो यहाँ से इतना जो इसका लेंथ रहेगा, ये कितना रहेगा, ये रहेगा 3 मीटर, और यहाँ से इतना जो लेंथ है ये भी कितना रहेगा 3 मीटर है ना। तो दोनों जो लेंथ है हमारे वो कितने रहेंगे 3 मीटर 3 मीटर रहेंगे। देखो यहाँ से B से E 3 मीटर और E से A 3 मीटर, A से B टोटल लेंथ कितना है 6 मीटर, जो हम लोग को प्रॉब्लम में दिया हुआ है ना। अब उसके बाद ये वाला जो केबल का टेंशन है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स से बताएंगे, टेंशन TBC है जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। T से डिनोट करो या TBC से पूरा डिनोट करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़े से एंगल्स और डिस्टेंस की, जो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। देखो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो ये वाला एंगल हम लोग को दिया है यहाँ से है ना,
ये कितना है 60 डिग्री। कहाँ से? वर्टिकल से। इस केबल से वर्टिकल तक का एंगल 60 डिग्री दिया है ना। अगर मैं यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूँ ऐसे, है ना, अब देखो ये वर्टिकल लाइन और ये वाला हमारा वर्टिकल वॉल दोनों एक दूसरे को पैरेलल है ना, क्योंकि दोनों वर्टिकल है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, और बीच में एक केबल बन गया हमारा ट्रांसवर्सल, है ना। तो यहाँ से इतना एंगल और यहाँ से इतना एंगल कैसे रहेगा? सेम रहेगा, अल्टरनेट एंगल्स, है ना। तो ये वाला एंगल रहेगा मेरा 60 डिग्री, है ना। अब मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो देखो अब इस वर्टिकल लाइन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में एंगल 90 डिग्री होता है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को। ये 60 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा? ये रहेगा एंगल 30 डिग्री, है ना। ये वाला एंगल रहेगा 30 डिग्री। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो देखो ये वाला एंगल, देखो हॉरिजॉन्टल से यहाँ तक का बीम तक का एंगल कितना है? ये 45 डिग्री है ना। सो अब यहाँ पे देखो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से बीम तक का एंगल ये कितना हो जाएगा? ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अगेन अल्टरनेट एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और बीम बन गया बीच में ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से इतना एंगल और यहाँ से इतना एंगल कैसा रहेगा? सेम रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। देखो तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से एंगल इसका 30 है और यहाँ से कितना है? 45 डिग्री है। तो यही दो एंगल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब ध्यान से आप देखोगे तो 30 + 45 कितना होता है? 75 होता है ना। सो इसका एंगल, बीम से इसका एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ से इतना एंगल कितना हो जाएगा? ये 75 डिग्री हो जाएगा। देखो 75 डिग्री एंगल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 75 डिग्री। ओके, ये समझ में आया। अब ये तो डायरेक्टली इसको परपेंडिकुलर है। देखो ये जो रिएक्शन होती है सरफेस को, रिएक्शन कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर। और ये तो वर्टिकल फोर्स है, बराबर। ये भी वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। बाकी किसी को कुछ एंगल फाइंड आउट करने की हम लोग को जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो अब हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शन है फाइंड आउट करने के लिए। HA और VA फाइंड आउट करना है ना। लैमिस थ्योरम तो अप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना। नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है ना। अभी अपने को f(x), f(y) और मोमेंट = 0 है, 3 कंडीशन बचे हुए हैं, उन्हीं का हम लोग को यूज करना है। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे? दो अननोन है। देखो VA भी अननोन है, HA भी अननोन है, 2 अननोन है और ये तीसरा वाला 1 2 3 अननोन है। अब ये 3 अननोन फाइंड आउट करने के लिए ना लैमिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हो, मोमेंट यूज करना पड़ेगा। f(x) = 0 और f(y) = 0, ये 3 कंडीशन का यूज करना है। तो सब में पहले f(x), f(y) = 0 नहीं कर सकते क्योंकि अननोन है, बहुत सारे अननोन है ना, तो नहीं मिलेगा कुछ भी, है ना। तो सब में पहले मोमेंट लेंगे। अब मोमेंट कहाँ से लेना है? मोमेंट हमेशा देखो बीम है और बीम का सपोर्ट यहाँ पे है, तो वहीं से मोमेंट लेना है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, हिंज से ही लेना है। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा तो देखो सबसे ज्यादा अननोन कहाँ पे? A पॉइंट पे सबसे ज्यादा अननोन है, ये HA और VA दो अननोन है ना। सो A पॉइंट से मोमेंट ले लो। A पॉइंट से मोमेंट लेगे तो क्या होगा? A पॉइंट में से जितने भी सारे फोर्सेस पास हो रहे हैं उनका मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। VA 0, HA 0। ओके, दोनों का मोमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। अब बचे बाकी के फोर्स। ये फोर्स है हमारा वर्टिकल, ठीक है। सो ये फोर्स वर्टिकल है तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हम लोग को चाहिए, है ना। और उसके बाद इस वाले फोर्स को देखेंगे अगर हम लोग ध्यान से, ये भी फोर्स इंक्लाइंड है, लेकिन इस इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इसकी जो लाइन है वो बीम के सरफेस को परपेंडिकुलर है ना। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दी बीम, है ना। अगर हम लोग ये AP डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, AP डिस्टेंस अगर हम लोग को मिल जाएगा तो देखो AP इंटू ये फोर्स, ये AP डिस्टेंस क्या रहेगा? इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। मोमेंट क्या होता है? बेसिकली फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। सो अब देखो ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा? AP रहेगा। ये डिस्टेंस अगर AP अपने को मिल गया तो फोर्स इंटू AP कर देना है, मोमेंट मिल जाएगा इसका, है ना। देखो नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल इतना याद रखो। देखो अगर ये बीम AB इंक्लाइंड है, अगर मैं इसको ऐसे सीधे कर दूंगा, इसको ऐसे मैं सीधे कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, तो ये जो फोर्स है RP ये कैसा हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा, बराबर, है ना। और ये जो डिस्टेंस है हमारा AP ये क्या हो जाएगा? उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा ना। हम लोग वही करते हैं ना, वर्टिकल फोर्स का कौन सा डिस्टेंस लेते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना। बस ये इंक्लाइंड है, इसके लिए जल्दी समझ में नहीं आता है ना, तो ध्यान से समझना। देखो AP क्या है? इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर AP मुझे मिल जाता है तो इसको मुझे 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। बिंदास इसको क्या करना है? डायरेक्टली रिजॉल्व करना है और डिस्टेंस क्या लेना है? AP ले लेना है ना। फोर्स इंटू डिस्टेंस AP, ये हो जाएगा मोमेंट। ओके, तो अब हम लोग को AP फाइंड आउट करना है। सो AP फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड आउट कर सकते क्या? देखो ये वाला एंगल दिया हम लोग को 45 डिग्री, है ना।
अगर इस वाले ट्राइंगल को हम लोग यहाँ से कंप्लीट करते हैं तो ये एक एंगल 45 डिग्री है, ये डिस्टेंस नहीं पता है, ये डिस्टेंस भी नहीं पता है, ये डिस्टेंस भी नहीं पता है, तीनों भी नहीं पता अपने को, है ना। तो यहाँ से हम लोग इस ट्राइंगल से हम लोग AP फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? नहीं, एक ही एंगल पता है। सो AP फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे आना पड़ेगा। देखो अब इस वाले डायग्राम में हम लोग को क्या पता है? हम लोग को डिस्टेंस पता है OP। OP क्या है? इसका रेडियस है ना। इस सिलेंडर का रेडियस है OP और वो कितना दिया है? 0.75 मीटर है ना। सो OP हम लोग को पता है, OP का यूज करना है और इस वाले ट्राइंगल का यूज करना है। 45 डिग्री ये एंगल है तो ये भी 45 रहेगा, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इस वाली लाइन को ज्वाइंट कर देते हैं, देखो अब ध्यान से देखना, है ना, क्या बता रहा हूं मैं। अगर इस लाइन को हम लोग को क्या चाहिए? AP डिस्टेंस चाहिए ना। सो AP हम लोग को रखना है ट्राइंगल में, ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें AP आना चाहिए और OP आना चाहिए, है ना। OP और AP आना चाहिए। तो सिंपल क्या करना है, AO को ज्वाइंट कर लो। देखो यहां से A से लेके O को हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइंट कर लेंगे। A से O को अगर हम लोग ज्वाइंट कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ये दो लाइन को ज्वाइंट कर लेते हैं तो ये वाला जो ट्राइंगल रहेगा अपना AOP। अब इस ट्राइंगल AOP में, है ना, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से इतना वाला एंगल 45 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ तक का एंगल 45 डिग्री। तो यहाँ से इस वर्टिकल लाइन तक का एंगल, मतलब ये पूरा एंगल, ये कितना हो जाएगा? ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये 45 है तो ये भी कितना रहेगा? 45 रहेगा। अब ये 45 है, अब ध्यान से देखना इस वाले ट्राइंगल को। देखो ये पॉइंट है हमारा AOP, है ना। AOP में OP क्या है? रेडियस है। और इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये वाला पॉइंट है हमारा D। देखो ये वाले ट्राइंगल को देखो AOD, इस वाले ट्राइंगल में भी OD क्या है? रेडियस है ना। OD रेडियस है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। सरफेस को दोनों रिएक्शन परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री और ये सरफेस को रिएक्शन परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। देखो दो एंगल सेम है, दो साइड सेम है तो दोनों एंगल कैसे? कॉन्ग्रुएंट है ना। दोनों एंगल सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल दोनों, है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल सेम है, सिमिलर है, तो दोनों के जो एंगल्स रहेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, है ना, क्योंकि ये सेम, ये देखो डायगोनल भी सिमिलर है इनका, जो ये बीच वाली लाइन है ये भी दोनों का जो बेस है, इसको बेस पकड़ते तो बेस दोनों का कॉमन है ना। ये वाली साइड सेम है, ये वाली साइड सेम है, ये वाला एंगल सेम है, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना। तो उनके ये जो एंगल रहेंगे यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, ये भी कैसा रहेगा? सिमिलर रहेगा, है ना। अब ये टोटल 45 है तो ये कितना रहेगा? 45 का हाफ, दैट इज 22.5, है ना। और ये भी क्या रहेगा? 45 का हाफ, दैट इज 22. समझ में आया क्या बोला मैंने? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कैसे? कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? ये रेडियस और ये रेडियस सेम है, दोनों के साइड सेम है और बेस दोनों का कॉमन है, ये भी साइड सेम है ना। और उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना। सो हमारे एसएस टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसके वजह से ये वाला जो एंगल है टोटल 45 है तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब ये 22.5 हो जाएगा और ये भी 22 क्या हो जाएगा? 5 डिग्री हो जाएगा। सो ये वाला एंगल हम लोग को मिला 22.5 डिग्री, है ना। अब कौन से ट्राइंगल में? AOP में। अब AOP में ये वाला एंगल मिला 22.5 डिग्री, है ना। और ये वाली जो अपोजिट साइड है हमारी, ये हम लोग को पता है OP कितनी है? इक्वल्स टू रेडियस 0.75 मीटर, है ना। तो अब हम लोग AP को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AP को फाइंड आउट करने के लिए उस ट्राइंगल को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अलग से, देखो, है ना। इस वाले ट्राइंगल को इधर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये वाला है एंगल हमारा 22.5 डिग्री, है ना। ये है पॉइंट O, ये है पॉइंट P, है ना। और ये कितना है? ये है डिस्टेंस 0.75 मीटर, है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है AP, ये AP निकालना है। अब AP निकालने के लिए एक एंगल पता है, एक साइड पता है तो AP निकाल सकते हो, है ना। तो अभी देखो ये अपोजिट साइड और ये क्या हो जाएगी? एडजेसेंट साइड, है ना। ये वाला क्या है हमारा? डायगोनल है ना। तो अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है? tan थीटा, है ना। सो चलो डायरेक्टली tan ऑफ 22.5, है ना, इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है? OP, है ना, और एडजेसेंट साइड क्या है? AP, है ना। अभी हम लोग को AP फाइंड आउट करना है तो AP को इधर लेके आओ और tan 22.5 को उधर लेके जाओ, है ना। AP इधर आएगा डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में और ये मल्टीप्लिकेशन से उधर डिवीजन में चला जाएगा, देखो। सो AP इज इक्वल टू क्या होगा? OP की वैल्यू हम लोग को पता है कितना है? 0.75 अपॉन ये मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में tan ऑफ 22.5, है ना।
अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से आपको एपी का वैल्यू मिल जाएगा 1.81 मीटर। तो चलो यहाँ पे आपको एपी का वैल्यू मिल चुका है। एपी का वैल्यू मिलते ही यहाँ पे हमको लोकेट कर देना। देखो एपी का डिस्टेंस लोकेट कर देंगे यहाँ से इतना है ना, ये वाला है हमारा एपी कितना है 1.81 मीटर, ये डिस्टेंस हम लोग को लगेगा। अब उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फोर्स को हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट वाला फोर्स है हमारा ये वाला है ना 400 न्यूटन का है ना, ये रोटेट होगा ऐसे। अब ये फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस चाहिए हॉरिजॉन्टल, ये वाला डिस्टेंस चाहिए आपको है ना। अब ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस वाले ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे। देखो है ना, ये वाले ट्राइंगल को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब इस वाले ट्राइंगल को कंप्लीट करते हो तो ये ए ई, इसको नाम दे देंगे एफ है ना, इन ट्राइंगल ए ई एफ। देखो ए टू ई कितना है, ए टू ई है 3 मीटर है ना, ये 3 मीटर है, ए टू ई भी 3 मीटर है ना। अब ए टू ई ये 3 मीटर है, हम लोग को पता है एंगल पता है 45 डिग्री है ना, तो ये वाला डिस्टेंस ए एफ हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो सब में पहले इस ट्राइंगल का हम लोग अलग से इधर डायग्राम बना लेते हैं और डिस्टेंस ए एफ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी ये वाला डिस्टेंस है हमारा ए, ये है पॉइंट हमारा ए, ये है पॉइंट हमारा ई, और ये है पॉइंट हमारा एफ, ये वाला ट्राइंगल ए ई एफ। क्यों किया ट्राइंगल, क्यों लिया, ए एफ डिस्टेंस निकालना है, किसके लिए, इस वाले फोर्स के लिए। ये फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लगेगा है ना। सो ए एफ निकालने के लिए ये वाला एंगल कितना है दिया है 45 डिग्री, ठीक है। और ए भी हम लोग को दिया है ना, वेट सेंटर में है, टोटल डिस्टेंस 6 मीटर है, ये 3 हो जाएगा, ए भी 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस 3 मीटर है, निकालना है ए एफ है ना। ये क्या है, ये है ए ई क्या है, डायगोनल है ना, और ए एफ क्या है, एडजेसेंट साइड है ना। तो एडजेसेंट बाय डायगोनल क्या होता है, एडजेसेंट बाय डायगोनल होता है कॉस थीटा है ना। सो देखो कॉस ऑफ 45 इज इक्वल्स टू है ना एडजेसेंट दैट इज ए एफ अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए ई की वैल्यू कितनी है 3 मीटर है ना। तो अब देखो यहाँ पे ए एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 डिवीजन का इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 3 cos ऑफ 45 डिग्री है ना। अब इसको कैलसी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से आपको ए एफ का वैल्यू मिल जाएगा 2.121 मीटर है ना, 2.121 मीटर ये मिल गया ए एफ है ना। देखो अब ए से लेके एफ का वैल्यू मिला आपको, कितना मिल गया 2.121 मीटर, ये मिल गया ए एफ का डिस्टेंस, ठीक है। अभी ए एफ का डिस्टेंस हम लोग को मिल चुका है ना। इस फोर्स को सही से लोकेट कर लेते हैं, ये वाला फोर्स है हमारा 400 न्यूटन का, और ए टू एफ का डिस्टेंस भी हम लोग को मिल चुका है। अब नेक्स्ट वाला फोर्स कौन सा है हमारा, देखो टीबीसी, टेंशन इन बीसी है ना। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है थोड़ा सा है ना। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो हॉरिजॉन्टल से हम लोग को एंगल मिला है इसका 30 डिग्री है ना। अब इसको हॉरिजॉन्टल से हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, 30 टीबीसी कॉस 30 टीबीसी साइन 30 ऐसे कर सकते हो ना। अगर ऐसा किया तो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा है ना। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा उसके लिए आपको ये वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जो वर्टिकल फोर्स आएगा उसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा है ना। अगर ये दो कैलकुलेशन को आपको बचाना है तो आप थोड़ा सा स्मार्ट वे से इस प्रॉब्लम को कर सकते हो। देखो क्या स्मार्ट वे करना है, सिंपल, इसका एंगल फाइंड आउट करना है हमारे बीम से, जो हम लोगों ने किया ऑलरेडी 75 डिग्री है ना। देखो इसका एंगल बीम से हम लोगों ने कितना किया है 75 डिग्री किया है ना। अब इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, लेकिन अलोंग द बीम रिजॉल्व करेंगे। मान लेंगे कि ये जो हमारा बीम है ये एक्स एक्सिस है ना, ऐसे मानो कि ये बीम को मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया है ना। अब इस फोर्स का एंगल मुझे हॉरिजॉन्टल से पता है, ये बीम को मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया, इंक्लाइन था इसको खींच के ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया, और इस बीम से इस फोर्स का एंगल मुझे 75 डिग्री पता है ना। सो अलोंग द बीम इसको रिजॉल्व करना है। तो अब इसके दो कंपोनेंट कैसे बनेंगे देखो है ना। एक जो कंपोनेंट हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा, टुवर्ड्स द बीम है ना। इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा। देखो जहां से एंगल पता है, जहां से एंगल पता है वो वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉज वाला है ना। तो यहां पे मेरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा, टी बी सी कॉज ऑफ 75 है ना। और दूसरा वाला कंपोनेंट कैसे रहेगा, इस बीम को परपेंडिकुलर ऐसे वर्टिकल जाएगा, इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा ऐसे है ना। और ये वाला कंपोनेंट मेरा क्या रहेगा, टी बी सी साइन ऑफ 75 है ना, TBC साइन ऑफ 75। और ये वाला कंपोनेंट एग्जैक्टली बीम को कैसा है, परपेंडिकुलर है ना। ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर है और ये वाला कंपोनेंट कैसा है, पैरेलल है। मतलब ये बीम को हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर दो तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। ओके, समझ में आया है ना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये समझ में आया तो देखो आगे का कैलकुलेशन कितना ईजी हो जाएगा। देखो अब आप ध्यान से इस वाले फोर्स को देखेंगे,
TBC cos 75, TBC cos 75 सीधा बीम में से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, पॉइंट ए में से पास हो रहा है, देखो है ना, इसकी लाइन सीधा पॉइंट ए में से पास हो रही है, तो इसका मोमेंट 0 हो गया, है कि नहीं। अब बचा वाला कौन सा फोर्स अपना, TBC sin 75। अब TBC sin 75 ये वाला फोर्स बीम को कैसा है, परपेंडिकुलर है। अगर मान लो बीम हमारा हॉरिजॉन्टल है तो ये वाला फोर्स कैसा है, वर्टिकल है ना, ये वाला फोर्स कैसा है, वर्टिकल है। और वर्टिकल फोर्स का डिस्टेंस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, ये वाला डिस्टेंस AB है ना, तो इसका डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग, इसका डिस्टेंस लेंगे AB है ना। ये बीम को परपेंडिकुलर है तो इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ बीम, यहां से इतना डिस्टेंस AB जो अपने को दिया है 6 मीटर है ना। सो देखो कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, 2 कैलकुलेशन अपने बच गए, है ना। सो अब क्या करना है, अब सिंपल हम लोग को मोमेंट लेना है। अब मोमेंट का कैलकुलेशन हम लोग आगे का कर सकते हैं इजीली, सारे डिस्टेंसेस हम लोग को पता है ना, और आगे फिर हम लोग को रिएक्शंस भी मिल जाएंगे। तो देखो अब मोमेंट लेंगे हम लोग, टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0। क्लॉकवाइज मोमेंट लेंगे हम लोग नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लेंगे पॉजिटिव, है ना। तो पॉइंट ए से मोमेंट लेंगे 1, 2 और ये 3 फोर्सेस कैंसिल हो गए, है ना। अब पहला फोर्स है हमारा RP, पॉइंट इधर है, ये हमारा सेंटर, ये हमारी रेडियस, सर्कल बनाना है, सेंटर की तरफ सर्कल बनेगा, कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, है ना। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। सो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है हमारा, नेगेटिव, तो माइनस लिख दो, है ना। फोर्स है 1414.21 का डिस्टेंस। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, उसी के लिए तो इतना सब किया है, ये डिस्टेंस है ना, कितना है 1.81, तो यहाँ पे लिख दो 1.81। उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स है हमारा ये वाला, है ना, पॉइंट है यहाँ पे, फोर्स है यहाँ पे, रोटेट करो, कैसे रोटेट होगा, ऐसे, है ना, क्लॉकवाइज, है ना। कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज, अगेन क्लॉकवाइज मतलब माइनस, है ना। फोर्स कितने का है, 400 न्यूटन का, है ना, 400 न्यूटन का हमारा फोर्स है। अभी इस 400 इंटू इसका डिस्टेंस देखो, फोर्स है वर्टिकल तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल जो है AF, जो हम लोगों ने अभी निकाला 2.12, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2.12। ओके, उसके बाद 1, 2 फोर्स हो गए। अब तीसरा वाला लास्ट वाला फोर्स बचा है, ये हमारा पॉइंट है यहाँ पे, फोर्स है यहाँ पे, है ना। डायरेक्शन किधर है, ऊपर, सेंटर इधर है ना, तो कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, है ना। सेंटर की तरफ रोटेट होगा, ऊपर से ऐसे, है ना। कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, प्लस TBC साइन ऑफ 75 इंटू इसका डिस्टेंस देखो, है ना। फोर्स की लाइन परपेंडिकुलर है AB को, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, A से लेके B तक का ये डिस्टेंस, A to B, AB, लेंथ ऑफ AB कितना दिया है 6 मीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 6, है ना, इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को निकालना है TBC, तो TBC को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स को उधर लेके जाओ, देखो ये दोनों नेगेटिव है, इनको उधर लेके जाओ, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे TBC साइन ऑफ 75 इंटू 6, है ना, इज इक्वल टू, है ना, इसको एज इट इज इक्वल टू के उधर लेके गया दोनों टर्म को, ये दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, देखो क्या हो जाएगा 1414.21 इंटू 1.81, है ना, मैं इधर लिख रहा हूँ आगे, प्लस 400 इंटू 2.12, है ना। अब ये दोनों को ऐड करना है। अब देखो साइन 75 इंटू 6, साइन 75 इंटू 6 TBC के कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में, इसको उधर लेके जाओ इज इक्वल टू के, तो इनके डिवीजन में जाएगा, देखो तो यहां से हमको TBC कैसे मिलेगा, देखो TBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला सारा इक्वेशन आ जाएगा 141421 इंटू 1.81, है ना, प्लस ये वाला इक्वेशन भी आ जाएगा 400 इंटू 2.12, ठीक है, ये वाला इक्वेशन भी आ गया। अब इसके डिवीजन में क्या आ जाएगा, ये वाला साइन 75 इंटू 6 इसके डिवीजन में जाएगा, है ना, साइन ऑफ 75 इंटू 6, है ना। अभी सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैल्सी में पुट करना है ना, और कैलकुलेट करना है। तो यहां से आपको TBC का वैल्यू मिल जाएगा 587.98 आ रहा है, तो इसको हम लोग राउंड अप करके 588 न्यूटन ले लेते। देखो टेंशन इन BC हम लोग को मिल गया, है ना, तीसरा वाला वैल्यू भी मिला हम लोग को, TBC कितना मिला 588 न्यूटन, है ना। अब बचे हैं सिर्फ ये रिएक्शन HA और VA निकालना है ना। अब HA और VA निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, दैट इज f of x इक्वल्स टू 0 समेशन ऑफ f of y इक्वल्स टू 0। ये वाले कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे तो अपने को HA और VA का वैल्यू भी मिल जाएगा, है ना।
अब ये वाले कंडीशंस यूज करने के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 यूज करने के लिए हम लोग को सबको पता है कि हम लोग को सारे फोर्सेस कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही चाहिए, है ना। सो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही फोर्सेस चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे फोर्सेस को हम लोग को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ये वाले फोर्स की, 1414.21 वाला ये फोर्स और ये TBC, इसको दोनों फोर्स को अपने को क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये जो रिजोल्यूशन हुआ है अभी इसको भूल जाना है ना, अब नया डायग्राम बनाना है आपको, है ना। एक नया डायग्राम आपको बनाना है, उसमें इन फोर्सेस को आपको क्या करना है, रिजॉल्व करना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। कैसे करना है देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, है ना। सो देखो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, है ना। ये 75 को भूल जाओ, अभी इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है, 30 डिग्री दिया है ना। तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल हम लोग को पता है कितना है, 30 डिग्री है। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, है ना। तो यहाँ से ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये वाला हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। एंगल पता है हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा हमारा कॉस का कंपोनेंट, है ना। तो देखो TBC का वैल्यू मिलेगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 588। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 588 कॉस ऑफ 30। एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल से पता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो गया कॉस का, है ना। और वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा साइन का, 588 साइन ऑफ 30। ओके, इसको रिजॉल्व कर दिया। अब ये वाला फोर्स देखो, आरपी वाला फोर्स, इसका एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, इसको ध्यान दो, देखो यहाँ पे इस वाले लाइन से हॉरिजॉन्टल तक का एंगल कितना है, 45 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर लूंगा, देखो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों एक दूसरे को पैरेलल है और ये बीच में बन गया ट्रांसवर्सल। यहाँ से इतना एंगल 45 है, तो यहाँ से भी इतना एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री होगा, है ना। अब ये वाला सरफेस को ये रिएक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ये 45 है तो यहाँ से इतना एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। सिंपल, है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, दोनों पैरेलल है, बीच में ट्रांसवर्सल है, ये दो हो गए अल्टरनेट एंगल, ये 45 तो ये भी 45, है ना। अब इस बीम का सरफेस और रिएक्शन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना। तो ये दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, ये 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब इसका एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल से मिल गया 45 डिग्री। अब इस फोर्स के हमारे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा वाला हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हम लोग इसके शो करते हैं। हम लोग को एंगल मिल चुका है हॉरिजॉन्टल से, फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी इनसाइड रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। देखो एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है तो ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो 141421, है ना। हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट cos 45, है ना। और वर्टिकल वाला कंपोनेंट देखो, अब इस फोर्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको हटा दोगे तो भी चलेगा, नहीं हटाया तो भी चलेगा, इट्स ओके, है ना। अब यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 141421 पॉइंट साइन ऑफ 45, है ना, साइन ऑफ 45 डिग्री, है ना। ये साइन कंपोनेंट, ये कॉस कंपोनेंट, एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है इसलिए ये दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। अब ये वाले एंगल्स की हम लोग को जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ डायग्राम को क्लीन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने सारे फोर्सेस है, देखो ये वर्टिकल फोर्स है हमारा, ये वाला वर्टिकल फोर्स है, उसके बाद ये वाला हमारा ये भी वर्टिकल फोर्स है, ये वर्टिकल फोर्स है, 1 2 3 4 4 वर्टिकल फोर्स है, 1 2 3 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है ना। अब हम लोग समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 और वाई इक्वल्स टू 0 का कंडीशन यूज करेंगे और हम लोग को एच ए और वी ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो सब में पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 यूज करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड फोर्सेस नेगेटिव, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन करना है। जो राइट में जा रहे हैं उनको पॉजिटिव लेना है और जो लेफ्ट में आ रहे हैं उनको नेगेटिव लेना है। तो देखो सब में पहले राइट साइड में कौन सा फोर्स जा रहा है, देखो राइट साइड में ये वाला फोर्स जा रहा है 141421 कॉस ऑफ 45 का, ये राइट में जा रहा है, इसको सब में पहले पॉजिटिव लिख देता हूं मैं यहाँ पे 141421 कॉस ऑफ 45, है ना, ये राइट में जा रहा है पॉजिटिव। उसके बाद और कोई राइट साइड में फोर्स जा रहा है, नहीं लेफ्ट में, देखो एच ए लेफ्ट में है तो माइनस एच ए आ जाएगा, है ना। उसके बाद ये वाला भी लेफ्ट में आ रहा है फोर्स तो ये भी नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, इसको मैं नीचे लिख देता हूं इधर माइनस 588 कॉस ऑफ 30, है ना।
इज इक्वल टू 0 है ना, ये वाला फोर्स आ गया नेगेटिव। 1 2 3 तीन फोर्सेस थे, 1 2 और 3, तीनों फोर्सेस को हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है ना। अभी एच ए निकालना है, एच ए नेगेटिव है, माइनस है, तो एच ए को इज इक्वल टू के उधर लेके जाओ, बाकी ये दोनों फोर्स को एज इट इज रहने दो इधर है ना। तो एच ए उधर गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, एच ए इधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। एच ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वेशन बाकी के फोर्सेस एज इट इज है ना। 1 4 1 4 2 1 cos 45 और ये माइनस 588, देखो माइनस 588 cos ऑफ 30, ये भी एज इट इज रहेगा। अभी सारा इक्वेशन अच्छे से कैल्शियम में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको एच ए का वैल्यू मिल जाएगा 490.77 न्यूटन है ना, ये मिल गया एच ए का वैल्यू है ना। सो एच ए का वैल्यू भी हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है 490.77 न्यूटन। अभी बचा है सिर्फ हमारा VA है ना। सो VA निकालने के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ y इक्वल्स टू 0 करेंगे है ना। सो वहां से आपको VA का वैल्यू मिल जाएगा। देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ y इक्वल्स टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव है ना। वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन करना है, जो ऊपर जाएंगे उनको पॉजिटिव लेना है, जो नीचे आएंगे उनको नेगेटिव लेना है। देखो सो अपवर्ड फोर्सेस, सब में पहले VA है हमारा अपवर्ड है ना। सो प्लस VA प्लस ये वाला फोर्स भी अपवर्ड है 588 साइन ऑफ 30 है ना, इसको भी ले लेंगे 588 साइन ऑफ 30। ओके, उसके बाद कोई और अपवर्ड फोर्स है नहीं है, ये दो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है। तो ये 400 डाउनवर्ड है तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे माइनस 400। उसके बाद ये भी डाउनवर्ड है तो इसको भी लिखेंगे माइनस 1414.21 है ना, साइन ऑफ 45 ओके इज इक्वल्स टू 0। अभी हम लोग को निकालना है VA इधर पॉजिटिव है तो बाकी सारे टर्म्स को इज इक्वल्स टू के उधर भेजो तो साइन चेंज हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं हम लोग है ना, VA हमारा ऑलरेडी इधर पॉजिटिव है तो इसको एज इट इज रखेंगे है ना। बाकी सारे टर्म्स को उधर लेके जाओ, ये माइनस 400 है, उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 400, ये भी माइनस है, इधर गया तो क्या होगा प्लस 1414.21 साइन ऑफ 45 है ना। उसके बाद ये 588 साइन ऑफ 30 प्लस है, इधर आ गया तो क्या होगा माइनस 588 साइन ऑफ 30 ओके। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैल्शियम में पुट करो और कैलकुलेट करो तो यहां से आपको VA का वैल्यू मिल जाएगा 1106.599 आ रहा है तो हम लोग उसको 1106 न्यूटन ले लेते हैं। ये मिल गया हम लोग को VA। अब देखो HA मिल गया, VA मिल गया, वैसे तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाता है ना, लेकिन आप लोग रिएक्शन, मेन जो रिएक्शन रहेगी RA, वो इनके बीच में किधर रहेगी ना, वो रिएक्शन RA भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो RA निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, वही सेम हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना है हमारा 490.77 का स्क्वायर है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और RA जो हमारा मेन रिएक्शन है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है HA है ना। सो HA का स्क्वायर प्लस VA का स्क्वायर, VA मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 1106 का होल स्क्वायर, एफ ऑफ वाई की जगह VA आएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह HA आएगा है ना। सारा वैल्यू अच्छे से कैल्शियम में पुट करो और कैलकुलेट करो तो यहाँ से आपको RA का वैल्यू मिल जाएगा 1209.99 आ रहा है तो हम लोग इसको 1210 न्यूटन ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली है ना। सो ये आ गया हमारा आंसर और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है ना। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।